हेलो डियर स्टूडेंट, हम लास्ट जो क्लास थी पिछली उसमें हम स्टडी कर रहे थे अबाउट साइंटिफिक मेथड, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड कि किसी भी साइंटिस्ट द्वारा जो कोई भी फिजिक्स का प्रिंसिपल या लॉ दिया जाता है तो उसके लिए उसको फिजिकल फिनोमेना है उसकी स्टडी करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। हम थोड़ा उसके आगे और चलते हैं। आज है हमारा टॉपिक प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। थ्रस्ट मानी होता है जिस पर जोर दिया जाता है, तो मुख्यतः किन बातों पर, अर्थात फिजिक्स की जब स्टडी करते हैं तो मुख्य रूप से किन बातों पर जोर दिया जाता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, एरियाज ऑफ फिजिक्स। तो वो है सबसे फर्स्ट यूनिफिकेशन, जिसे हिंदी बोलते हैं एकीकरण या यूनिफिकेशन। व्हाट इज यूनिफिकेशन? इसका मीनिंग यह है कि हमारे किसी भी आपका फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है या लॉ है उससे केवल एक नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं करते। साइंटिस्ट का ये प्रयास रहता है कि एक ही प्रिंसिपल या लॉ के द्वारा अनेक फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जाए। ठीक, इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके एक चीज़ कई जगह काम आते हैं। उदाहरण के लिए हमारे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन का, उसके द्वारा हम टू बॉडीज के बीच भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स को निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट हो रही है, तो रोटेशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मून है जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट हो रहा है, राउंड लगा रहा है, तो उसमें भी जो फोर्स है वो भी उस ग्रेविटेशनल लॉ के द्वारा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस तरह से हमारा जो भी सोलर सिस्टम है उसके जितने भी आपके जो मेंबर्स हैं वो जो रोटेट हो रहे हैं उनको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक्सप्लेन कर पाएंगे। और यही नहीं, हमारे जो यूनिवर्स है उसमें जितने भी आपके एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं उनके रोटेशन को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस तरह से एक ही प्रिंसिपल और लॉ के द्वारा डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करना वो क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। ठीक, तो ये तो हो गया यूनिफिकेशन। तो फिजिक्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम एक ही प्रिंसिपल और लॉ के द्वारा अनेक फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करें, और उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। और सेकंड थ्रस्ट एरिया क्या है? रिडक्शनिज्म या रिडक्शन, इसको बोलते हैं न्यूनीकरण। तो रिडक्शनिज्म का मीनिंग है कि यदि हमारे पास कोई फिनोमेना हो रहा है तो उस कंप्लीट फिनोमेना की स्टडी नहीं करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम स्टडी करें। उससे क्या होगी? उस फिनोमेना को समझना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपने यदि आपके गन से एक जो आपकी गोली है उसको आपने दागी, ठीक है, छोटी रिकॉइल करी और वो आपके थैले में जाके धंस गई, एम्बेडेड होगी, तो आप बंदूक से गोली को छोड़ना अलग इवेंट मान के उसकी स्टडी करें, और जो गोली रेत के थैले में धंस गई और वो झूल रही है उसको अलग इवेंट माने। तो दो अलग इवेंट मानती हो उसकी स्टडी करें। तो इसका अर्थ है रिडक्शनिज्म का मीनिंग है कि किसी भी आपकी नेचुरल फिनोमिना है या कोई फिजिकल इवेंट है उसको कंप्लीट स्टडी न करके उसके छोटे छोटे पार्ट के रूप में स्टडी करें ताकि उसको अच्छी तरह समझा जा सके। तो ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पर्पज एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब पर्पज देखिए, आपसे पूछे कि आप साइंस क्यों लेना चाहते हो, क्या पर्पज है, तो कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, कोई कहे मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा, कोई कहे मैं साइंटिस्ट बनना चाहूँगा। ठीक, तो अलग अलग आपके पर्पज हो गए। तो पर्पज के लिए क्या होगा? आपका एरियाज कि किसमें क्या स्कोप है। ठीक, तो आप देखिए कि साइंस का पर्पज, फिजिक्स का पर्पज समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि आपके फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। ठीक, तभी तो पता चलेगा किस ब्रांच का क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे आपके घर में इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे आपके फ्रिज है, ठीक, आपके एसी है, ये सब थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट हैं। आपका इलेक्ट्रिक फैन है, ये सब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ गया।
ठीक। तो अलग अलग आपके बाइक है वो आपका मैकेनिक्स में आ गया, तो अलग अलग आपके क्या है, आपके क्षेत्र रीजन। तो आपका पर्पस समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स कितने टाइप की होती है, उसकी ब्रांचेज क्या क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा पर्पस क्या है, क्या चाहते हैं हम। तो देखिए फिजिक्स को हम मोटे तौर पर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो नया कॉन्सेप्ट है, एक आपका है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स है ये आपके 1900 ईस्वी से पहले की है, और इस क्लासिकल फिजिक्स में हम मुख्यतः मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल जिसे बोलते हैं ऐसे सिस्टम बड़े जिसमें अनगिनत पार्टिकल जिनको काउंटेबल नहीं है। जैसे हमारे पास एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, अब आपसे पूछो कि इसमें कितने मॉलिक्यूल हो गए, कि साहब ये कोई गिने थोड़ी जाएंगी, इसमें तो खूब सारे मॉलिक्यूल होंगे। हम अर्थ की स्टडी करें, ठीक, तो उसको बोलते हैं आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल। ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंटेबल हो और बहुत कम हो। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें एटम की, मॉलिक्यूल की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, उसे बोलते हैं सूक्ष्म निकाय। और जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं वो आपका कहलाता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। और ऐसा सिस्टम जिसमें 1000 के अप्रोक्सीमेट पार्टिकल हो तो उसको हम बीच में लेते हैं, मेजो फिजिक्स या मध्यम भौतिकी, बीच के आकार की। ये आपका अभी नया कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं था। तो मुख्यतः एक तो क्लासिकल फिजिक्स और मैक्रोस्कोपिक लेवल फिजिक्स, दूसरी क्या है मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स या माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो यदि हम एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में, न्यूक्लियस, उनके बारे में स्टडी करें तो आपकी वो कौन सी फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। आपको के सब इसमें आपके देखो अब एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे एक्सरेज हैं, आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्टर है, परमाणु एटम बम है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके मोबाइल है, आपके लैपटॉप है, टीवी है, कंप्यूटर है, सब के सब किसमें है, मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में। और उधर को आपका क्लासिकल फिजिक्स या मैक्रोस्कोपिक लेवल जो फिजिक्स है उसमें मैकेनिक्स, आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब इसमें आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको यहाँ याद कुछ नहीं करना है, केवल आपकी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करना है और फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि हमारे पास क्या क्या स्कोप है। अब जो क्लासिकल फिजिक्स है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो हम 12th में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स भी 12th में आएगा, या आपने 10th में पढ़ा ऑप्टिक्स। इसमें लाइट के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो सारे ऑप्टिक्स के अंदर आएंगे। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट, टेम्परेचर, एसी, फ्रीज, ठीक, ये सारे आप किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएंगे। तो ये आपकी सारी चीज किसके अंदर पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। और ये क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये क्या आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। तो ये तो आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मीनिंग यहाँ पर ये है कि हम फिजिक्स में कितने छोटे से छोटा और कितने बड़े से बड़ा मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, बहुत आपकी कल्पना से परे छोटी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं और कल्पना से परे बड़ी चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं। हम फिजिक्स में मुख्यतः 3 चीज़ों का मेजरमेंट करेंगे, मास, लेंथ, टाइम। ये आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आप देखिए कितना छोटा मास मेजर कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -30 kg, इतना कम मास, अर्थात 0.0000 कितने जीरो लगे आपके 29 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 और आप देखो पॉइंट इतने 000। ये जो आपका इतना कम मास है, इतने कम मास को मेजर कर सकते हैं किसमें, फिजिक्स में। आपको लग रहा होगा सर ये तो पॉसिबल सा नहीं लग रहा भाई, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता,
तो हम इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर और कहां तक, मास ऑफ यूनिवर्स, इस पूरी यूनिवर्स का मास, इस सृष्टि का मास वो कितना होता है, 10 की पावर 55 kg। आप कहोगे तो पूरी यूनिवर्स का, जिसमें आपके पूरे स्टार्स भी आ गए, सारे सोलर आपकी गैलेक्सीज भी आ गई, सारा आप 1 के आगे 55 जीरो लगा कर देखो, जब पता चलेगा कि कितना मास है। तो ये हमारे यूनिवर्स का मास है, इसको भी फिजिक्स में मेजर किया गया है। तो आप देखिए इसका स्कोप कहां से है, इतने माइनर लेवल से इतने बड़े लेवल तक हम मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह लेंथ को मेजर कहां कर सकते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटम की जो न्यूक्लियस है उसकी साइज होती है 10 की पावर -14 मीटर रेंज में। तो इतने छोटे लेवल से लेकर हम 10 की पावर 26 मीटर, ये आपका साइज ऑफ यूनिवर्स। तो हम इतनी कम से और इतनी मैक्सिमम जो लेंथ है उसका मेजरमेंट फिजिक्स में करते हैं। अब बात करते हैं टाइम की, तो हम 10 की पावर -22 सेकंड, ये कौन सा टाइम है, लाइट पासेज थ्रू न्यूक्लियस डिस्टेंस, जो आपकी ऊपर लिख रखी डिस्टेंस, इसको लाइट को पास करने में लगा टाइम कितना कम होगा। लाइट तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, तो आपकी इस डिस्टेंस को करने में कितना टाइम लगता है, 10 की पावर -22, इतना स्मॉल टाइम है। और कहां तक, लाइफ ऑफ सन, हमारे सूर्य की उम्र कितनी है, 10 की पावर 18 सेकंड। या आपको लगता है सब इतना सही है क्या, आप 1 के आगे 18 जीरो लगाओ, जब पता चलेगा कि आपकी सन की लाइफ कितनी है। तो आपने देखा कि ये है आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स, कि आपकी मास, लेंथ, टाइम, इसको कितने छोटे लेवल से और कितने बड़े लेवल तक हम मेजर कर सकते हैं। ये क्या था बच्चों, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा और आपको हम आगे पढ़ाएंगे भी किस तरह से। जैसे आपकी अर्थ है, उसका मास कितना होता है, वो होता है 6 × 10 की पावर 24 kg। आपका सन का मास कितना होता है, 2 × 10 की पावर आपका 30 kg। ये आपका किसका मास है, सन का। ये कितना है, अर्थ का। आप करो सब ऐसी कौन सी तराजू आ गई भाई, जिसने अर्थ को भी वेट कर लिया और हमने सन का भी मास क्या ज्ञात कर लिया। ये तो ये बात इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हम पढ़ेंगे मेजरमेंट वाले चैप्टर में, तब आपको बताएंगे किस तरह से सन के मास को मेजर करते हैं, किस तरह से उसका डायमीटर मेजर करते हैं। तो ये क्या था आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है आपका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इसको होती है उत्तेजना। देखिए एक्साइटमेंट कब होता है कि जैसे कोई नई चीज़ आती है तो हम उत्सुक होते हैं। एक्साइटमेंट का मतलब उत्सुकता या उसके बारे में क्यूरियसिटी पैदा होना। तो एक्साइटमेंट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। आप कल्पना करिएगा आपको यहाँ से अंतरिक्ष में ले जाएं यूनिवर्स में, तो आप कितने एक्साइट हो जाओगे। हमने देखा पिछली बार मून पर आपका यहाँ लैंड कर रहा है तो सारी रात लोग जग रहे हैं, एक्साइटमेंट। तो नए नए आपके जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स आते हैं उनका फिजिकल एप्लीकेशन, नेचर के नए सीक्रेट्स के बारे में पता लगाना। जैसे एलियन की बात सुन के हम क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं कि एलियंस क्या होते हैं। ठीक, तो सबका सब सारा एक्साइटमेंट इस नेचर में जो भी नई नई चीज़ें हमें पता लगती हैं वो सबका सब क्या है, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करता है। आप कल्पना कीजिए कि 50 वर्ष पहले यदि कोई आदमी मर गया था और आज उसको पैदा कर दें और ये देखें कि हमने मोबाइल से हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं एक दूसरे से, सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं, तो वो मानेगा ही नहीं कि मैं कोई नई दुनिया में आ गया। तो फिजिक्स के नए प्रिंसिपल का आना, उसके द्वारा हम नेचर के नए सीक्रेट्स का पता लगाना और उसका नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में खूब सारा एक्साइटमेंट होता है, नई चीज़ें इजाद करते हैं, नई नई चीज़ें को हम प्रैक्टिकल पर्पज में यूज करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ फिजिक्स टू अदर साइंसेज। जैसे हम तो बात करें, हम पढ़ेंगे उन साइंस की, ये मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनमें फिजिक्स का क्या रिलेशन है या फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स साइंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बिना फिजिक्स के बाकी की साइंस भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। आप बताओ, फिजिक्स के बिना यदि फिजिक्स नहीं होती तो आपके मैथमेटिक्स की जो ब्रांचेज हैं, आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, आपका इक्वेशन, आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस है
उन ब्रांचेज का आपका कोई यूज ही नहीं है। उसके अलावा आपके जितने भी मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, आपका ज्योमेट्री बॉक्स देख लो, बिना आपके फिजिक्स की मशीनों के द्वारा आपके इंस्ट्रूमेंट बन ही नहीं पाएंगे। आपका जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं मैथमेटिक्स के मेजरमेंट के, वो सब किसके द्वारा आते हैं? फिजिक्स के। अब बात करते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। आपके केमिस्ट्री में आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर है, तो हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। आपके फिजिक्स के द्वारा ही जो आपके इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स हैं, किसके? आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं। आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं डिफरेंशियल पैटर्न के द्वारा, वो आपके केमिस्ट्री में भी यूज है। फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी, आप देखिए प्रेशर, आप जानते हो परपेंडिकुलर फोर्स ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यदि प्रेशर होगा उसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर पाते हैं, और ब्लड प्रेशर के द्वारा ही हम हार्ट की स्ट्रक्चर को या उसकी वर्किंग को बता पाते हैं। उसी द्वारा आपकी एक्सरेज है, तो आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह है, तो एक्सरे के यूज द्वारा आपके बॉन्ड्स के फ्रैक्चर का पता लगाते हैं। आपके विभिन्न प्रकार की बीमारियों में आपकी गामा रेज, एक्सरे का यूज होता है। इस तरह से आपके ऐसी कोई साइंस की ब्रांच नहीं है जिसमें फिजिक्स का यूज नहीं होता हो। और ये ध्यान दीजिए बच्चों कि अकेला न तो फिजिक्स साइंस है न केमिस्ट्री साइंस है। मैं बात करूँ ये क्या है? ये तो मेरा हैंड है, ये मेरा हेड है, ये मेरा चेस्ट है, तो फिर मैं कहाँ हूँ? कंप्लीट रूप से हूँ। इसलिए आपके सभी साइंस का एक दूसरे से कोरिलेशन है, सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। फिजिक्स का केमिस्ट्री में यूज है तो केमिस्ट्री का फिजिक्स में यूज है, मैथमेटिक्स का फिजिक्स में यूज है तो फिजिक्स का मैथमेटिक्स में यूज है। ठीक, अर्थात ये कहा जाता है कि यदि आपका मैथमेटिक्स क्वीन है तो फिजिक्स क्या है? किंग है। आपकी बुक्स में भी लिखा गया है वर्ड। तो इस तरह से आपका रिलेशन ऑफ फिजिक्स टू अदर साइंसेज। तो देखिए आपकी ये जनरल चीज़ें हैं, इनका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। इनको आप थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ें। उसके आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताएंगे फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। थैंक यू बच्चों।